बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आज पाकिस्तान ने दो जगहों से बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि ख़ास तौर पे भारत को, वहाँ की मोदी सरकार को और वहाँ की पागल होती हुई फोर्स को, भारतीय फौज को। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज सारी अपोजिशन पार्टीज को कॉल किया, वहाँ पे उनके लीडर्स गए और ज्वाइंट सेशन का भी अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन वहाँ से एक यकजहती का मैसेज दिया गया कि किसी भी सूरत में कश्मीर की हमायत पाकिस्तानी बंद नहीं करेंगे। कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान पूरी फोर्स के साथ जहाँ जहाँ दुनिया में वो अपना पैगाम पहुँचा सकता है वो उसको पहुँचाएगा। और साथ ही साथ कुछ तनकीद भी हुई अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ नुक्ताचीनी हुई, कुछ उन्होंने मामला हाईलाइट किए, कुछ उन्होंने मुशावरत भी की, तो उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले ये एक बड़ा दिन था, इसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है कि उन्होंने यकजहती का एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि भारत जो जारहियत कर रहा है उसके खिलाफ और कश्मीरी मुसलमानों के हक में पूरा पाकिस्तान जो है वो एक जुबान है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने आज बड़े इंपॉर्टेंट दौरे किए। उनके दौरे जो हैं ये दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने जिन एरियाज के विजिट किए हैं वो एरियाज हैं पाक फौज के जो स्ट्राइक करते हैं, दुश्मन के एरिया में स्ट्राइक करते हैं, अटैक करने वाले लोग हैं। तो जो अटैकिंग फोर्सेस हैं उनसे आर्मी चीफ का इस वक्त जाके मिलना और इन मुलाकातों से दुश्मन को क्या पैगाम जा रहा है इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मायजा हमीद साहबा PMLN से, और समी इब्राहिम साहब अभी आ जाएंगे, वो एनालिसिस देंगे हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से। और लेकिन सबसे पहले हिना रब्बानी खर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, साबिक वज़ीर खारजा है, और आज जो मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में उसमें वो मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम हिना रब्बानी खर साहबा। वालेकुम सलाम। ये वज़ीर खारजा वाली एक शिकायत है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है कि फुल फ्लेज एक वज़ीर खारजा होना चाहिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कही। और पहले यही बिलावल भुट्टो जरदारी है जो मोदी का यार मियां साहब को कहते थे, लेकिन अब क्योंकि मुल्क का मामला है तो एक बड़ा अच्छा जेस्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। सबसे बड़ा वफद लेके आप लोग गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आपके और हैं क्या? ये तो बड़ा अच्छा आपने किया कि पॉजिटिव एक मैसेज दिया दुनिया को, लेकिन इस हुकूमत की हैंडलिंग में आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखिए, यकीनन ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी होते हैं और रूलिंग हुकूमत के खिलाफ या वीज़ा-वीज़ रूलिंग हुकूमत हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। लेकिन एक जो डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी और पॉलिटिकल सिस्टम की मैच्योरिटी उस वक्त नजर आती है कि जब कोई इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हो या नेशनल सिक्योरिटी हो और जायज़ हो, तो उस पर जो हुकूमत वक्त है उसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आके वो सपोर्ट दे सकती है, जिससे हमारा मैसेज, एक दम का मैसेज, यूनिटी का मैसेज दुनिया में भी जाए और भारत में भी जाए। आपने देखा कि इस वक्त भारत में हिंदुस्तान ने जितनी भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की वो डिफेस हो रहा है अपने ही फैक्चुअल पोजीशन में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल लिखा है उस पे, BBC ने जो इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का सारा मसला है ये पाकिस्तान को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, दुनिया में ये खुद डिफेस हो रहा है। तो एक ऐसे वक्त में आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था कि, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ये एक रिक्वायरमेंट भी थी कि आप पार्टीज को बुलाएं, आप उनको कॉन्फिडेंस लें, उनको बताएं कि क्या होता है और आगे आपका रवैया क्या है। लेकिन यकीनन देखिए, इस हालात में भी अगर आपको इतना महसूस नहीं हुआ कि आप एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर लगा दें, हमारे नजर में ये एक बैलेंस नजर आता है। और भी कई इश्यूज हैं इन द हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। मैं इस वक्त आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि हम हुकूमत गाइड कर सकें इंटरनली तरीके से, और जो कश्मीरी कौम के साथ इस वक्त जो हो रहा है, कश्मीरियों के ऊपर जो मसाले 21st सेंचुरी मतलब ये ब्लाइंडिंग ऑफ योर ओन पीपल आपने सुना नहीं? मुझे एक चीज बताइएगा खर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने पूछा है कि वजीर खारजा एक मुकम्मल फुल टाइम क्यों नहीं होता, वजीर आज़म क्यों अपॉइंट नहीं करते, ये मुतालबा भी है आपका, आपने ये उनके सामने भी की है बात? जी, आपको मेरी आवाज आ रही?
लाइन कट रही है, अभी दुख्ता करते हैं इनरबानी खर साहबा से। इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब आज नहीं गए, कौमी यकजहती सर शो करनी थी पूरी दुनिया को, आपस में तो सर मामला चलते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब को भी जाना चाहिए था आज? शुक्रिया इमरान। हमारी पार्टी ने भरपूर तरीके से शिरकत की। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, शहीद मज़ारी वहाँ पे थे, जो हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं। वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन की और पार्टी का पैगाम भी पहुँचाया। और हमने जो पैगाम दिया है कि हम यकजहती का पैगाम हम लेकर गए थे कि हम साथ खड़े हैं। जब पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली आंख से देखता है या पाकिस्तान की तरफ कोई टेढ़ी आंख से देखेगा तो हम बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, अपने सारे इश्यूज को बालाए ताक रख के, पीछे डाल के। हम बिल्कुल, हमने आज वो बातें वहां पे की हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है, हमेशा बताना चाहती है। हमने कोई बायकॉट नहीं किया। खान साहब नहीं जा सके, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीटीआई को रिप्रेजेंट भरपूर तरीके से वहां पर। सर रीजन क्या, खान साहब क्यों नहीं जा पाए? जाना चाह नहीं रहे? कोई मामला था, वसीम अकरम ने आना था, क्या मसला क्या था? नहीं, वसीम अकरम के आने का मामला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले से ही तय था कि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे उस मीटिंग में अटेंड करेंगे, तो उस वजह से वो वहां पे अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वहां पे बोला वो तहरीक इंसाफ की जुबान है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से 2-3 डिफरेंट तरह की व्यूज आ रहे हैं। एक जगह मैंने ये भी देखा टीवी चैनल्स के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट आप ही के चैनल के ऊपर देखा, कि जिसमें बड़ी उन्होंने पजीराई की नवाज शरीफ साहब की और अक्ल फ़हम की, उनकी बातों को बहुत सराहा और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। और जो मेरी जो बात हुई है शाहजी से और पार्टी के लोगों से, ऐसी उन्होंने कोई बात वहाँ पे की नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा, बुला के बेहतर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने तकरीर की है यूनाइटेड नेशन में, कश्मीर के इशू के ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मियां साहब की उन्होंने तारीफें की हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो ये सर, आप इमरान खान जलसे में कुछ और कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी जाके मीटिंग में कुछ और कहते हैं। नहीं सर, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा। अगर आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल है उनको लाइन पे भी ले लें। और अगर ऐसी कोई बात हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी कोई बात की है तो वो उनकी जाती राय हो सकती है, तहरीक इंसाफ की ये लाइन नहीं है। हम वहाँ पे मियाँ साहब की तारीफ करने नहीं गए थे, हम वहाँ पे सिर्फ ये बात करने गए थे कि जब पाकिस्तान की सालमियत का मामला आएगा तो जो भी हुकूमत हो, वक्त हो, जो भी वहाँ पे मौजूद हो, जैसे भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, नजरियाती डिफरेंसेस होंगे अपनी जगह, वो हम बाला ताक रख के अपने मुल्क के लिए अपने साथ खड़े होंगे, इकट्ठे खड़े होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, माहिदा अमीर साहब, वजीर खारजा क्यों नहीं बनाते आप लोग? हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जितना इफेक्टिवली जो है कश्मीर का केस यूएन में लड़के आए हैं और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट हासिल की है दीगर मुल्कों की, और जो बान की मून को जो उन्होंने एविडेंसेस दी हैं, और जिस तरह का टीम वर्क हमें नजर आया यूएन में, और जो मसला कश्मीर को जिस तरह की टफ स्टांस ली गई है, मेरा ख्याल है इस तरह का कि टफ स्टांस पहले किसी फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं ली, हमेशा मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब भी आई है उन्होंने लिया। तो मैं समझती हूँ कि एक बड़ा इफेक्टिव किस्म का स्टांस लिया यूएन में, और जिसका रिएक्शन आप अभी भी देख रहे हैं। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक स्टेट्समैनशिप दिखाई है और अब सारी पार्टीज को इकट्ठा किया है, जिसमें कन्वीनियंटली इमरान खान साहब ने अपना जो छुट्टियां हैं वो प्रेफर की और यहाँ नहीं आए, क्योंकि एक सेल्फ इंटरेस्ट की सियासत की जाती है। जब अपना मकसद होता है तो सड़कों पे भी आ जाते हैं और चीजें इंस्टीट्यूशंस को ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो आप एक ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर पाते। ऑल पार्टीज तो नहीं है मैडम, वरना आप शेख रशीद को भी बुला लेते। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज होती तो आप शेख रशीद को भी बुलाते। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी प्रायोरिटीज देखनी चाहिए थी, उन्हें रियलाइज करना चाहिए था कि पाकिस्तान और कश्मीर का मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हिम हॉलिडेइंग इन नथिया गली। जी फारूक अमीर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वजीर खारजा से कुछ भी पूछे वहाँ जवाब उनका इमरान खान होता है। चल देखें, अगर मियां साहब की शॉपिंग पे बात हो सकती है जो वो लंदन में करके आए हाल ही में, तो फिर नथिया गली पे क्यों नहीं बात हो सकती? वो तो हो सकती है ना। इमरान इस्माइल साहब वन साइडेड तो नहीं होगा। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए सवाल हम तो पिछले 2.5 साल से शोर डाल के अब थक गए हैं, मीडिया में भी सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टी भी। ये कभी मुझे याद नहीं है कोई ऐसा मौका जब पाकिस्तान
कि फॉरेन जो है मिनिस्टर जो है ना हो। हाउ कैन यू हैव अ इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी विदाउट अ फॉरेन मिनिस्टर? अब माहिदा साहबा कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा एडवोकेट किया, ये वो। देखें ये कोई वन टाइम काम नहीं है। यूएन जनरल असेंबली में यूएन जनरल की तकरीर भी उनकी बहुत कमजोर थी। देखिए नहीं उसमें दो पंच तीन नहीं चीजें था। हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक, आपके प्राइम मिनिस्टर वो हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली बड़े संगीन इल्जामात का सामना है और मुल्क में उनके खिलाफ एक तहरीक चल रही है। दूसरा, डेवलपमेंट के बहुत सारे कामों की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। सी पैक इंटरनेशनल किस्म का एक मंसूबा पाकिस्तान में वो चल रहा है, उसको भी वो देख रहे हैं। एनर्जी पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे में एक फुल फ्लैश जॉब जो है वजीर खारजा की, वो कैसे कर सकते हैं इस इमेज के इमरान, साथ? यही तो मैं कह रहा हूं कि देखें फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है कि सिर्फ वो 10 दिन इस्लामाबाद में होता है, 20 दिन पाकिस्तान से बाहर होता है। उसने वर्ल्ड कैपिटल में जाना होता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिवली उसके लिए लॉबी करना होता है, पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोजेक्ट करना होता है। इस वक्त सिर्फ यूएन जनरल असेंबली की तकरीर नहीं चाहिए थी, इसके होना तो यही चाहिए था। अगर आज फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर होते, एक्टिव यंग फॉरेन मिनिस्टर होते, मैं सरदार अजीज साहब की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी एज, अपनी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान को, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कैपिटल में जाना और जाके इस्लामिक वर्ल्ड में जाना, बाकी वेस्ट यूरोपियन यूनियन में जाना और ये कश्मीर कॉज को प्रोजेक्ट करना, जो ऑन ग्राउंड हालात हैं उनको प्रोजेक्ट करना। फुल फ्लैश एक वजीर खारजा जी, बिलावल का मुतालबा आपको लगता है ठीक है? जी बिल्कुल निशानदेही ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो तो मैं तो हैरान हूं कि अभी तक 3.5 साल गुजर गए, हमारी जो अपोजिशन पार्टी है पीपल्स पार्टी ने तो क्यों वजीर खारजा नहीं बनाते? ये सादा सवाल सुनो, क्यों वजीर खारजा नहीं बनाते? समी इब्राहिम साहब पूछते हैं। और साथ ही साथ ये जो पैगाम आज देने की कोशिश की गई पूरी दुनिया को, हुकूमत वक्त क्या वो पैगाम देने में कामयाब हुई? ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन। समी इब्राहिम साहब, वेलकम टू द शो। मैं पहले तो ये सर हमने सवाल हुकूमत के सामने रखा था, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ा अच्छा पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, नवाज शरीफ साहब से बेहतर खारजा पॉलिसी कोई और नहीं चला सकता, लिहाजा फुल फ्लैज वज़ीर खारजा की जरूरत नहीं है। एक तो ये मुतालबा अपोजिशन का बार बार आता है, हुकूमत क्यों नहीं लगा रही? और क्या जो आज मैसेज जाना चाहिए था पूरी दुनिया को, वो भेजने में हम कामयाब हो गए हैं, खासतौर पर इंडिया को? अच्छा इमरान, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे वजीर खारजा हैं और वो बिल्कुल फुल फ्लैज उसको सब चला रहे हैं, तो फिर दूसरे जो महकमे हैं उनके वज़रा की भी क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर अकेले ही सारा काम कर सकते हैं। अगर मैं ये दलील मान लूं तो फिर प्रेसिडेंट ओबामा को भी अपना सेक्रेटरी रखने की जरूरत नहीं है। हमारा नेबर जो इंडिया है, नरेंद्र मोदी बड़े जबरदस्त अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी अपना फॉरेन मिनिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर जब जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे आदमी ने रखा, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि इंतहाई कॉम्पिटेंट था, और उन्होंने भी अपना फॉरेन मिनिस्टर रखा, तो मुझे ये जो दलील पीएमएलएन की तरफ से है कि जनाब वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो इसलिए जरूरत नहीं है, बल्कि वजीर आजम के वजीर खारजा होने का नुकसान ये है कि बहुत सारे मामलात पर जहां फॉरेन सेक्रेटरी ने, फॉरेन ऑफिस के लोगों ने एडवाइस लेनी हो, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनके पास तो पूरे मुल्क उन्होंने बहुत सारे मामलात में घिरे हुए हैं, कलमदान है, तो बहुत सारे मामलात है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि एक कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पार्टीज के अंदर कि अपने कायद को आप ये कह सके कि जनाब आप ये बात गलत कर रहे हैं, तो ये इनकी बड़ी मजबूरी है और ये इंतहाई मजबूरी के हल में ये आर्गूमेंट देते हैं आगे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जरूरत नहीं है किसी और काम की। अब जो आप दूसरी बात आपने की मैसेज, देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जमातें हैं उनमें किसी में कश्मीर के मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बहुत बेहतर होता अगर आज हम ये देखते कि वज़ीर आज़म 2-4 अपने लीडर्स के साथ बैठकर आज यहाँ पर उन्होंने सुफरा की कॉन्फ्रेंस की होती, 35 सफीरों को बता रहे होते कि जनाब ये इंडिया ने किया है, ये इंडिया ने किया है, डेलीगेशन बाहर चले गए होते और खुद भी वो बाहर निकल जाते डिप्लोमेसी के लिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर आपने अपनी सियासी जमातों को मिलके आके आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है, वही जो आपके अलाइज हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर आप जो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अंदर बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, मौलाना फजलुर रहमान जितना भी इख्तलाफ कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन पब्लिकली आके फिर भी उनको ये कहना पड़ेगा कि हाँ हमें इत्तेहाद की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये यूजलेस प्रैक्टिस थी जो आज हुई है पीएम सेक्रेटेरिएट में, टाइम का ज़िया है। आप इंडिया को देखें, मोदी क्या कर रहा है, वो वहां पे आज चाइनीज से मिले हैं और दूसरे से मिले हैं। मैं आज सारा दिन इंडिया मीडिया वॉच करता रहा हूं, इतनी हेक्टिक डिप्लोमेसी है हमारे यहाँ तो। और ये एक्सरसाइज जो हमने आज की है वो पहले कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज वो पहले कर चुके हैं।
जी बिल्कुल, वो तो अगर आपने ये बात करनी थी तो यूएन में जाने से पहले आप पूछते लीडरान को, और फिर इनको लेके जाते, कम से कम यूएन में अपने कुंबे की बजाय इनको बिठाया होता। अच्छा, मुझे समीम बहन सर एक छोटी सी चीज, मुझे समीम बहन सर मैं बिल्कुल मुख्तसर आपसे जानना चाहता हूं, इमरान खान साहब को जाना चाहिए था या नहीं? उन्होंने मिस किया। इमरान खान साहब को अगर वो नहीं भी गए तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर चले जाते तो बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल है उनका ना जाना जो है, उन्होंने एक डिस्प्लेयर का इजहार किया। वो ये समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, पार्टिसिपेशन किया उन्होंने, लेकिन उनका मौकफ यही है कि ये जो आप यहां पर एपीसी कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं, आप बाहर जाके डिप्लोमेसी करें, आप दुनिया को जाके बताएं, हम तो सब आपके साथ। मैं मायदा से कहूंगा कि जो आर्गूमेंट आए हैं वजीर आजम की वजारत खारजा की हैसियत जो उनकी है उसको जिस तरह चैलेंज किया है, मुख्तलिफ आर्गूमेंट आए हैं। मायदा, अभी भी आपको यही लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ही सबसे बेहतर वजीर खारजा है? इमरान, पहली बात तो ये है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी थी वो ज़रूरी थी, सारी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था। जो लोग ये समझते हैं कि इन सारी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था, वो मेरा ख्याल है जमहूरियत में बिलीव नहीं करते। सबका इनपुट भी जरूरी था, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो है ऑन बोर्ड होना भी जरूरी था। पहले तो आपने कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसपे हमने, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, उन्होंने एक स्टेट्समैनशिप का इजहार किया, उन्होंने सबका इनपुट ले लिया, सबको ऑन बोर्ड ले लिया। आई थिंक ये बहुत अच्छी और खुश आइन बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आई वांट टू ऐड कर रहे हैं कुंबे की, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अपने पूरी टीम के साथ वेल प्रिपेयर्ड, इंक्लूडिंग मलिया लोधी, इंक्लूडिंग जो है तारिक फातमी साहब, दीगर जो लोग एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन पॉलिसी पे, उनके साथ जो है वो यूएन पे गए, और जब उनकी तकरीर हुई तो उस वक्त सबने उनकी तकरीर को सराहा। सो आई थिंक इट वाज मोर देन व्हाट अ फॉरेन मिनिस्टर कुड हैव डन। और फिर जो साइड पे उन्होंने लॉबिंग की, बी इट टर्की, बी इट चाइना, बी इट इंडोनेशिया, बी इट अदर कंट्रीज, उनके साथ जो बातचीत हुई, उनके साथ जो लॉबिंग हुई, उसके बाद जो टर्की जो यहाँ पे एक्सरसाइजेस के लिए आया और पाकिस्तान को सपोर्ट शो की, इतनी इफेक्टिवनेस कभी भी नहीं होनी थी अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद ना जाते यूएन में और ये कश्मीर का केस ना लड़ते। और फिर और इंडिया को भी मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तकलीफ इसीलिए हुई है क्योंकि ये एक मामला ऐसा था जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बहुत इफेक्टिव तरीके से एक इंटरनेशनल फोरम पे लड़ा है। सो आई थिंक इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो चीज नहीं अप्रिशिएट करनी चाहिए वो ये थी कि आपके पास इतना खुला दिल होना चाहिए और आपके पास इतनी स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए कि अगर सारी पार्टीज आज कश्मीर के इशू पे इकट्ठी हुई हैं और सॉलिडारिटी शो की है अपने नेबरिंग कंट्री को, तो फिर इमरान खान साहब को भी आना चाहिए था क्योंकि दिस इज अ लार्जर इशू। ठीक है, आज की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी वो मीटिंग के बाद यकीनन वो ज्यादा फोर्सफुल थी, उसमें ज्यादा पंच था, मैसेज स्ट्रॉन्ग गया है एज कम्पेयर टू द यूएन जनरल असेंबली स्पीच। वो तो एक कमजोर स्पीच थी जो आज भी लोग कहते हैं पाकिस्तान के अवाम मायूस हुए थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की वहां की स्पीच थी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जब 2 महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब 2 महीने माइदर साहब सुन ले, जब 2 महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बेड रिटन थे और लंदन में जेर इलाज थे, कौन था पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मुझे आप बताएं? आपको याद है जीएचक्यू में, लेकिन वो तो तबीयत तो ठीक नहीं रहती, 2 महीने बीमार तो है, लेकिन 2 महीने बड़ा टाइम होता है। जीएचक्यू में सरताज अजीज साहब को, फातिमी साहब को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि भाई आप वहां कश्मीर में क्या हो रहा है, आप लोग चुप करके बैठे हैं, याद है? फिर उन लोगों ने स्टेटमेंट जारी की थी। ये प्रॉब्लम होता है कि जब यू डोंट हैव अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर इन द कंट्री। चले, मैं इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की, चले वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है। उसमें समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि सबको ये लगता है कि ये जो अब कोशिश हो रही है इसका ये वक्त नहीं है, अभी कुछ और करने का वक्त है। लेकिन अब इस सारे माहौल में जो आज एक मैसेज किया है, इसके बाद आपको कैसा लगेगा कि मुहर्रम के बाद आप इस्लामाबाद को बंद कर रहे होंगे? सर एक तो मैं पहले ये बता दूं कि मेरे को तो आज ये एक बिजली गिरी है कि समी इब्राहिम साहब जो हैं वो जमहूरियत के दुश्मन है। मैं तो उनको बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी समझता था, अभी पता लगा मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो अभी बता रही हैं कि वो सारे जनाब वो मलिया लोधी को लेकर गए और फलाने को लेकर गए, वो तो अपने ख़ानदान को लेकर गए थे। बीवी उनकी एक साइड पर बैठी हुई थी, पोती उनके पीछे खड़ी हुई थी। ये तरीके होते हैं यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के। क्या अच्छा होता कि उनके साथ एक साइड पर खुर्शीद शाह बैठे होते और उनके साथ और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर खड़ा होता, उनके साथ सॉलिडारिटी वहां जाके दिखाते, जाने से पहले बात करते। जो स्पीच कर रहे थे उस स्पीच के ऊपर आपके पास यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें। वो तो टाइम गवा दिया ना सर, चाहे हुकूमत ने गवा दिया, लेकिन वो टाइम गवा दिया हमने।
आगे बढ़ने की बात करें ना, इससे आगे मुझे बताइए कि अब आप इस्लामाबाद आगे कर रहे होंगे आगे बढ़े आज से 10 दिन के बाद। ये बिल्कुल सही, अभी समी भाई ने बिल्कुल सही बात की कि अभी सारी जमातें, कोई जमात आपसे ये नहीं कह सकती कि जी हम इस मामले पे, हिंदुस्तान के मामले पे आपसे इख्तिलाफ करते हैं और हम हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे, ये तो कोई नहीं कहेगा ना। हम सब साथ खड़े हैं। आज एपीसी की 10 और कर लें, हम फिर भी साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात ये इसके बाद मामला ये है कि आप इसके बाद इस चीज को फॉर ग्रांटेड तो ना लेना। आपके पास एक एक्टिव फॉरेन ऑफिस नहीं है, वो फॉरेन ऑफिस जो डिप्लोमेटिकली मूव करता है, डिप्लोमेट से मिलता है, पाकिस्तान से बाहर जाके लॉबिंग करता है, वो नहीं है। अब आप कहेंगे वजीर आजम साहब खुद ही बड़े जबरदस्त हैं, उनको बंदूक भी चलाना आती है, तो लिहाजा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी अंडा ना रखें, वो खुद ही चले जाएंगे मार्च पे। ये नहीं हो, दुनिया में कहीं नहीं हुआ करता। यानी उन्होंने जो मिनिस्टर वज़रा रखे हुए हैं, उन्होंने, इसका मतलब है कि वो फाइनेंस में अच्छे नहीं है इसलिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रखा हुआ है, वो बल्दियात में अच्छे नहीं है इसलिए बल्दियात का वजीर रखा हुआ है, वो बिजली और पानी में अच्छे नहीं है इसलिए बिजली और पानी का वजीर रखा हुआ है। ये वजह है। मेरा पॉइंट वहीं पे है। वो खुद बड़े, मैंने आपसे सवाल मुख्तलिफ किया था, आप उनकी डिबेट को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज से 10 दिन के बाद जब आप इस्लामाबाद बंद कर रहे होंगे तो यकजहती का ये मैसेज कहां जाएगा सर? नहीं, 10 दिन के बाद हम नहीं कर रहे, हमने मुहर्रम का टाइम दिया है। हमने कहा आराम से 1 महीना लें, उसके अंदर आप ये अपने मूव करें आगे चीज़ों को। और अगर आप इस चीज़ों को नहीं मूव करेंगे, करप्शन के आप मामला को दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम ज़ाहिर है रिस्पॉन्ड करेंगे। हम विल कम, विल टेक स्ट्रीट्स। हालात जैसे भी होंगे इस्लामाबाद बंद कर देंगे? नहीं, हालात जैसे की बात ना करें ना। अगर इंडिया अटैक करा हो, खुदा ना खास्ता, या बहुत टेंस माहौल होगा, तो जाहिर है हम भी रीथिंक करेंगे चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ें हमें ये दिखा के जो डराते हैं ना हर बार कि जी इस बार यहाँ पे जो है वो रॉ अटैक करने वाली है इसलिए जलसा ना करें, वहाँ पे फलाना होने वाला है इसलिए जलसा ना करें, वो सब बातें हमें ना दिखाएं। हमने बहुत देखे हैं ऐसे। ठीक है जी, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आते हैं। आर्मी चीफ ने जो आज इंपॉर्टेंट 2-3 मीटिंग्स की हैं, उनकी दिफाई और अस्करी लिहाज से उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये जो इस्लामाबाद बंद करने वाला मामला है, इस पे समी इब्राहिम साहब की राय लेता हूं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब, ये तो आम आदमी नहीं समझता, लेकिन जो फौजी हैं वो समझते हैं। जहां मैसेज जाना चाहिए उनको पता चल जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नाज़रीन एक और आपसे हम शेयर करें सोर्सेज से, जो इस वक्त गर्दिश भी कर रही है और खासी खतरनाक इत्तला है, वो ये है कि 6 से 8 अक्टूबर के बीच में भारत में एक और अटैक हो सकता है। भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम लिए गए हैं कि इनमें से किसी भी बड़े शहर में एक अटैक हो सकता है। मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में, अहमदाबाद में। और ये भारत दोबारा ड्रामा कर सकता है कि ये अटैक पाकिस्तानियों ने किया, क्योंकि 450 पाकिस्तानी जो हैं, इससे जायद, वो भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, जिन पर अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा है, जिनको अभी तक लीगल असिस्टेंस नहीं दी गई है, उनको अपना केस लड़ने की इजाजत नहीं है, वो वहां पे कैद हैं भारत। तो उनमें से किसी के ऊपर भी ये डाला जा सकता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन इससे पहले हम शेख रशीद अहमद साहब से बात करते हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, यकजहती का पैगाम दिया है आपके बगैर हुकूमत वक्त ने। क्या पैगाम दिया जी? यकजहती का पैगाम दिया है दुनिया को। और बहुत अच्छी बात है जी, पैगाम तो जाना चाहिए। और आपके बगैर दिया है सर। इस काबिल हो केसेस के नीचे सारी दुनिया में एक्सपोज हो, और ये उसने कमजोरी का मुजाहरा किया। अगर मुझे बुलाता भी तो शायद मैं भी कोई शाह महमूद से ज्यादा मुख्तलिफ बात ना करता, लेकिन एक उसने मैसेज दिया कि मैं शेख रशीद से डरता हूं और उसकी आंख से आंख में आंख बुला के बात नहीं कर सकता। और जो सूरत हाल उन्होंने बनाई है आज, खुदा ना खास्ता को 8, 10, 15 दिन, ये सारे लोग कौन बुलाए? सब पनामा लीग्स के वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ हैं, माइनस शाह महमूद के। एक बंदा भी ऐसा नहीं है इसमें से जो चोरी करने में नवाज शरीफ के साथ हो, पनामा लीग्स के सब उसके साथ खड़े हैं। और ये हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, स्टिंगर की तरह इसका पीछा करेगी पनामा लीग्स, और बंद होगा सारा इस्लामाबाद 30 दिन के अंदर अंदर। शेख साहब, वो एक इशू है और उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, वो मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन आज जो मैसेज गया है, बेशक आपके बगैर गया है, आपको लगता है आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक पॉजिटिव दिन था? कोई दिन नहीं था, ऐसी ड्रामाबाजी है। न चीफ ने, आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग में आया, न रिजवान, न DGIS आया, न DGMI आए। एक एजाज चौधरी, क्या नाम है एजाज चौधरी, उसको पता ही नहीं
सत्ता पानी किधर है और नकियाल किधर है और आंवला कोट किधर है, ये सब टोपी ड्रामा है। सर, ये तो पार्लियामानी रहनुमाओं का एक था, एक उनकी कॉन्फ्रेंस है, पर पता किसको है, पता किसको है कि कश्मीर की सूरत हाल क्या है? चौधरी एजाज को पता है क्या हो रहा है? नवाज शरीफ साहब लोगों को पता है, उनकी तरफ से ब्रीफिंग होनी जरूरी थी ताकि बता सकें कि आइंदा अगर कोई ऐसा बारमूला वाला या उड़ी वाला हादसा हो गया 10, 15, 20 दिन में तो क्या रिएक्शन होगा और हमें क्या करना है। शेख साहब, आखिरी सवाल वो मैं समी इब्राहिम साहब से भी पूछूंगा बाद में, लेकिन पहले आपसे इस्लामाबाद बंद करने के मामले के ऊपर, अभी इन हालात में जहां हुकूमत चाह रही है कि यकजहती शो हो, वहां इस्लामाबाद बंद करने के ऊपर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को कहीं खुदा ना खास्ता नुकसान होगा इसका? क्या पाकिस्तान इंडिया हमला करके क्या हो सकता है? सारा पाकिस्तान समेट के बाहर ले गए हैं मेफेयर में, सारा पाकिस्तान बाहर ले गए हैं। इस मुल्क के खून पसीने की कमाई 73 बिलियन US$ का IMF के मकरूज कर दिया। 25,000 अरब हमने लोकल बैंकों के लिए देना है। अब मुल्क इकोनॉमी से तबाह होते हैं, मुल्क जंगों से तबाह नहीं होते। सर, इसहाक डार साहब ने कल मुबारकबाद दी है कौम को कि रिजर्व बहुत बढ़ गए हैं। सर, रिजर्व तो बादशाह हैं आप मुबारक सलामत की ये पार्टियां जेली डॉक्यूमेंट बनाने में दुनिया में जवाब नहीं है डार साहब का। डार साहब ने, मुशर्रफ ने 10 मिलियन कितने डॉलर सजा दी थी जुर्माना जब IMF को इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट दिए थे। इनके खातों में तो GDP पता नहीं है ना, यही है कि वो बॉन्ड जारी कर रहे हैं मोटरवे को कर्ज में रख के। बिलाकर ये लाहौर को कर्ज में रख के ये अपने आप को चलाने नहीं चल सकते। शेख साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि सर, वाकई जंग का खतरा है कि आप इतनी दफा वजीर रहे हैं, आपको लगता है जंग का खतरा? खतरा नहीं है, नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान पे हमला कर सके। नेस तो नाबूद हो जाएगा। ये छोटी मोटी टुक टक लगी रहेंगी, टेलर चलते रहेंगे, हल्की फुल्की मसला होता रहेगा। कश्मीर का मसला कश्मीरी बेहतर तौर पर हैंडल करेंगे, कोई जंग नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बड़ी मेहरबानी शेख साहब। आपको वजीर आज़म ने नहीं बुलाया, लेकिन आपने यहाँ अपने जज्बात की अपने जज्बात आपने बयान कर दिए। लेकिन फारूक अमीर साहब, आज जो आर्मी चीफ का दिन गुजरा है, बड़ी मसरूफियत थी और ये जरा हट के था। वो उन फोर्सेस से जाके मिले हैं जिन्होंने स्ट्राइक करना है जंग की सूरत में। ये क्या है सर, क्या जंग होने वाली है सर? नहीं इमरान, वाकई जब मैंने भी ये खबर सुनी है तो ये बात सही है कि ये तो क्या शो कर है। देखिए इंपॉर्टेंस आम आदमी को समझाएं कितना इंपॉर्टेंट है और ये जगह क्या थी। आपकी मंगला की जो आर्मी की जो कोर है, नंबर 1 कोर, वो आपकी स्ट्राइक कोर है और साथ ये अटैक करती है। लाहौर के कोर कमांडर, पिशावर के कोर कमांडर, गुजरवाल के कोर कमांडर वो भी मौजूद थे। ये सारे वो एरिया जो बॉर्डर के साथ। एग्जैक्टली। तो एक तो ये सारा इनके जो प्लान है। दूसरा आप ये देखें कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, जो हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल जो वेपन्स हैं उनके कस्टोडियन, उनको वो ऑपरेट करते हैं, उनकी भी ऑपरेशनल रेडीनेस की ब्रीफिंग जो है वो आर्मी चीफ ने ली है। अब यानी अगर एटमी लड़ाई होती है तो उस पर उन्होंने आज ब्रीफिंग ली है कि हम कहां खड़े हैं। आपकी उनकी पूरी तैयारी जो है। अब मैसेज आज क्या गया है? फोर्स तैयार है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी, एयरफोर्स तैयार है, नेवी की एक्सरसाइज होगी, वो समुद्र में वो बिल्कुल तैयार है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आपकी तैयार है, स्ट्राइक कोर आपकी तैयार है। तो मैसेज आज इंडिया को ये दिया गया, इंडियन आर्मी को, इंडिया को, कि जनाब आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक का शौक पूरा करना है, जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, हम आपके लिए तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो सर वो मोदी साहब मुकर गए और मोदी को अपोजिशन, इंडिया में अपोजिशन सबूत लाओ जी। अब इमरान देखिए, आई एम श्योर हमारा ये प्रोग्राम इंडियंस भी देख रहे हैं। मैं समझता हूं अगर उड़ी ब्रिगेड कमांडर को उन्होंने सैक किया है तो उनके जो DGMO है, जो सर्जिकल स्ट्राइक का ये सारा जो ड्रामा रचाया, और एक 3 स्टार जनरल है, मैं हैरान हूं अभी तक उनको सैक क्यों नहीं किया DGMO को। और दूसरी चीज, ये अजीत डोभाल साहब, जिनको मैं कहता हूं अजीत डेविल साहब, अजीत डेविल बलूचिस्तान में फेल हो गए। उनका प्लान वहां पे, उनके लोग पकड़े गए वहां फाटा में भी फेल हुआ। फाटा में भी अजीत डेविल को भी सैक कर देना चाहिए, खाली उनके इंटरनल मामला था। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं इस वक्त हमारी एक बड़ी हाई मॉरल, ये नकम्मे लोग हैं, इनको सैक नहीं करना चाहिए, इनको रखना चाहिए। लेकिन इमरान एक इंपॉर्टेंट चीज, आज एक अच्छा फैसला हुआ। देखें, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता था, चले नवाज शरीफ साहब उसको मानते नहीं थे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नाम पे कल ये तमाम चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट फेडरल मिनिस्टर्स भी होंगे, तीनों सर्विस चीफ भी होंगे। गवर्नमेंट कर रही है, तो मैं गवर्नमेंट कर रही है। ये जो हमने पहले कहा था कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन इस मामले में यहां पे ठीक है, गवर्नमेंट कम से कम कर रही है। आप मियां साहब को अलग करें, उनके मामला को अलग करें, लेकिन इसको यूं देखें
कि पॉजिटिव मैसेज नहीं, पाकिस्तान अभी जो है अभी देर आए दुरुस्त आए, चले पीछे फौज ने भी इनको पुश किया। चलें ठीक है, मुझे यहाँ मैं समी इब्राहिम साहब को सवाल में छोड़ जाता हूं। समी इब्राहिम साहब, मुझे ब्रेक के बाद आके आप बताइएगा कि इस्लामाबाद अगर बंद करेगी पीटीआई तो वापस नीचे नहीं चली जाएगी पब्लिक में, क्योंकि मामला मियां साहब तो कोई और उठा रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के दौर में इस्लामाबाद को बंद करना पीटीआई के लिए नुकसानदेह होगा, फायदेमंद होगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। समी इब्राहिम साहब, एक तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अगर इस्लामाबाद को पीटीआई बंद करती है तो क्या ये उनको पॉलिटिकली फायदा देगा, नुकसान देगा? नंबर एक। नंबर दो, सर अभी एक खबर जो अभी मुबैना तौर पे चीनी सफीर ने जो मुलाकात की परवेज खटक साहब से, उसमें यह सामने आया है कि मगरबी रूट का तो जिक्र ही कोई नहीं है सी पैक के, वो तो हुकूमत पाकिस्तान जाने और खैबर पख्तूनख्वा जाने, वफाकी हुकूमत ने चीन से मगरबी रूट के ऊपर कोई बात नहीं की है, ये हमारा इंटरनल है। सर जी देखें, जो आपने बात की ना इस्लामाबाद बंद करने की, उसको देखें, जब ये 30 तारीख की इमरान खान का रायमंड मार्च था तो पूरा मीडिया कह रहा था कि बस ये फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड है, बैठ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जो बॉर्डर पर सूरत हाल थी उसकी वजह से मैंने अपना इरादा मुलतवी किया और मुहर्रम का पूरा महीना दिया, गोया अब नवंबर तक वो टाइम दे रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने जो बात कही कि पूरी अपोजिशन जो है वो एक टीओआरस पर, पनामा लीक्स पर मुत्तफिक है, सेनेट ने उन टीओआरस को पास कर दिया, कमेटी के अंदर वो चले गए हैं, तो जो ओनस है वो नवाज शरीफ साहब पर है। अब अगर आप मुझसे ये कहें कि जी इस्लामाबाद बंद हो, भाई अपोजिशन पूरी टीओआरस बना रही है, बड़ी पार्टी जो पीपल्स पार्टी है वो भी कह रही है, तो क्या नवाज शरीफ साहब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सवाल तो हम ये करते हैं जी कि इमरान खान अगर बंद कर देगा तो फिर क्या मैसेज जाएगा? तो भाई ये सवाल क्यों नहीं करते कि वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने असेंबली में कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूं एहतसाब के लिए, वो क्यों नहीं मानते अपोजिशन के टीओआरस? 6 महीने हो गए, इमरान खान ने क्या किया? यानी पहले कहते थे सोलो फ्लाइट करता है, इन लोगों के साथ मिलके बात की है, तो अब कहते हैं जी कि अब इन लोगों के साथ मिल गया, और फिर पीपल्स पार्टी वाले भी कभी कभी कहते हैं कि जी वो तनहा चले गए हैं। बात यह है कि अगर इस्लामाबाद बंद होता है और नवाज शरीफ साहब नहीं मानते टीओआर, तो उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर है कि उन्होंने देखा ही नहीं कि बॉर्डर पर क्या खतरात हैं, इंटरनेशनल हालात क्या हैं, उनके ऊपर इल्जामात हैं, बजाय उन इल्जामात के जवाब देने के, अपनी पोजीशन क्लियर करने के, वो कह रहे हैं नहीं मैं इक़्तिदार से इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें। ये प्राइम मिनिस्टर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात की। रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब पे भी है कि जो कशीदा हालात अभी चल रहे हैं उनके अंदर इमरान खान साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम मुहर्रम के बाद जो है इस्लामाबाद को तो आप ना बंद करने दें, मायदा मना करें इनको, ना करने दें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मेरा ख्याल है एक जैसा लगता है, आप इनको रोक दें, मोटिव अगर एक जैसा, इस्लामाबाद बंद ना करने दें इनको। हम तो रोक के उसको छोड़ देंगे अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दें। आर्मी बॉर्डर पे लड़ रही है, आप क्या मैसेज भेज रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को? आप मुझे बता दें या आवाम बता दें। इमरान खान साहब का भी एक ही एजेंडा लगता है जो इंडियन गवर्नमेंट का लगता है, तो मैं ये समझती हूँ पहले अपने आप को क्लेरिफाई कर दे। व्हाई शट डाउन इस्लामाबाद? जी इमरान इस्माइल साहब रिस्पॉन्ड करिए। आप क्या मैसेज दे रहे हैं इंडिया को? जवाब लें। बात ये है कि जिस मुल्क से कह रहे हैं जो आपने घर खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे हैं, उसकी रसीदें दिखा दें, वो पैसे कहाँ से आए, कैसे भेजे? इमरान इस्माइल साहब क्या मांग रहे हैं? रसीदें खत्म हो जाएगी कहानी, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करा लें। खाली वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी उसका आज तक ये बता रहे हैं हमें कि कैसे होगा। बंद करना चाहते हैं। अच्छा मायदा अमीन साहब, अगर आप एक मिनट अगर मायदा अमीन साहब आप इंक्वायरी करवा देंगे वो करें, तो फिर ये इस्लामाबाद क्यों बंद करेंगे? जी मायदा, इंक्वायरी कराएंगे तो अगर आप इंक्वायरी करवाएंगे तो आप इनको इस्लामाबाद बंद करने की जरूरत पड़ेगी। 3 महीने से तो इलेक्शन कमीशन में जवाब इन्होंने दाखिल नहीं किया है, तो यही तो सारा मसला है। क्योंकि ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं, ये सिस्टम को चलने नहीं देना चाहते। अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो इदारों के थ्रू, चोरी के सिस्टम को ना चलने देना चाहते हैं ना चलने देंगे। जो आप यहाँ से चोरी करके पैसा ले गए मुझसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो चोर वजीर आजम होता है वो कमजोर वजीर आजम होता है। अपनी पॉलिटिकल मायदा साहब इलेक्शन कमीशन में जवाब तो दाखिल करें, इतने महीने गुजर गए हैं। वो एज यूजुअल इमेच्योर पार्टी है, वो भी बहुत मशहूर वजीर आजम साहब गुच्ची के जूते उते ले लें पहले, वो उसके बाद क्या करने जा रहे हैं
और क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर के मुल्कों को कि हम लोग जो हैं अंदर से डिवाइडेड हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये मौका नहीं था इमरान खान साहब को इस तरह अंदर की से बातें कौन करने divided का है? और आके आप नहीं, वो कश्मीर वाले इशू के ऊपर तो सबने कहा हम एक है, आपके साथ जाके जूते लेकिन अब खरीदे। पनामा वाले इशू पे वो नहीं मानते कि हम एक हैं, तो फिर उसमें क्या करें माइजा? उसको अगर इस्लामाबाद ये बंद कर रहे हैं कि पनामा पेपर्स में तो हम भी नहीं मानते कि इमरान खान साहब ने जो अपने लोन डिफॉल्ट किए हैं, जो अपनी करप्शन की उनकी दास्तान है, उनकी भी करप्शन। explanation माइदा साहब, आपने तो एफबीआई के नोटिस का जवाब भी दिया है। एफबीआई के नोटिस का जवाब भी दिया आपने। इमरान खान की करप्शन को मैदा आपने पकड़ा क्यों नहीं? आपकी तो गवर्नमेंट है। हम लोग अगर जब इदारे डिक्लेयर कर देंगे कि इमरान खान साहब जो हैं गिल्टी हैं, हमने सबूत पेश कर दिए हैं, तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। तो फिर क्या फर्क हुआ? वो आपको करप्ट कह रही हैं, आप उन्हें करप्ट कह रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के फर्क थ्रू क्या हुआ? ऑपरेट कर सकते हैं ना इमरान। हुकूमत वक्त इल्जाम नहीं लगाती, हुकूमत वक्त इल्जाम नहीं लगाती, एक्शन करती है। विदाउट बीइंग, लेकिन एक्शन वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। आपका तो अपना दामन दागदार है। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन का दामन साफ नहीं है। चोरी के पैसे आप से, लोगों के चोरी के केसेस चल पैसे रहे से हैं कोर्ट लंदन में जायदादें आप लोग बनाई हैं उनका आपने। इंतजार करें। जिस आपके तरह अंदर आपको दम ही नहीं है कि आप खड़े होके जिंदगी का हिंदुस्तान को सामना चैलेंज करना कर पड़ा। सकें। माइदा साहब, करनी लाइव प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब दे दें। आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एफटीआर के नोटिस के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जवाब अभी तक नहीं है। वो 3 माह वहां पे वो वहां भी टाइम गुजरा, अभी तक वक्त नहीं। कश्मीर का केस भी उनको मियां साहब को जहां ये मुकदमा लड़ना है वहां उनको इंटरनल मामलात भी देखने पड़ेंगे। कम से कम अपोजिशन को कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि इस्लामाबाद बंद होने से बच जाए। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। कुछ और मामलात भी उन पर कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।